शादी की पहली रात थी। कमरे में हल्की रोशनी, बिस्तर पर सजे फूल और सुहाने मौसम ने जैसे इस नए रिश्ते को खुशियों से भरने की कोशिश की थी। मगर किस्मत ने इस रात के लिए कुछ और ही लिखा था। रिहान व्हीलचेयर पर बैठा अपनी नई दुल्हन अंजलि को देख रहा था। वह मुस्कुरा रहा था, दिल में उम्मीद लिए कि शायद आज से उसकी जिंदगी में खुशियों की एक शुरुआत होगी। लेकिन अंजलि के मन में गुस्सा और नाराजगी भरी थी। वह जबरदस्ती इस शादी के लिए राजी हुई थी, और जैसे ही कमरे में अकेले रहने का मौका मिला, उसके भीतर दबा आक्रोश फूट पड़ा। उसने रिहान की ओर घृणा भरी नजरों से देखते हुए कहा, तुम एक अपाहिज हो। तुमसे शादी नहीं, मेरी जिंदगी की बर्बादी हुई है। तुमसे ना तो कोई उम्मीद है, ना कोई सहारा। तुम अपनी पत्नी को बाहों में उठाना तो दूर, मेरे नखरे तक क्या उठाओगे? उसके शब्द तीर की तरह रिहान के सीने में ढंसते गए, पर उसने एक शब्द भी नहीं कहा। वह बस चुपचाप उसे देखता रहा, आंखें नम होती गईं। अंजलि यही नहीं रुकी, वह और तेज बोली, आज से मेरे पास मत आना, वरना अंजाम ऐसा होगा जो तुम सोच भी नहीं सकते, समझे? अपाहिज कहीं के। रिहान ने गहरी सांस ली। आंखों में दर्द था, पर आवाज में शिकायत नहीं। उसने बस इतना कहा, आज तुम मुझे अपाहिज कह रही हो अंजलि, पर जिस दिन सच जानोगी ना, उस दिन खुद को माफ भी नहीं कर पाओगी। इतना कहकर वह व्हीलचेयर घुमाकर कमरे से बाहर चला गया। पर अंजलि पर उसकी बातों का कोई असर नहीं हुआ। वक्त बीतने लगा। अंजलि उसे हर रोज अपमानित करती। यदि रिहान को कपड़े बदलने में मदद चाहिए होती तो वह ताना मारती, माँ को बुला लो, मैं नौकर हूं क्या? अगर रिहान को बाथरूम तक जाने में दिक्कत होती, वह हंस देती, शादी का शौक था, अब झेलो। रिहान चुप रहता, न पलटकर बोलता, न शिकायत करता। वह हर अपमान सहते हुए बस मुस्कुराने की कोशिश करता, मानो उसके दिल में कोई गहरी मजबूरी छिपी हो। अंजलि को लगता रिहान बेकार है, उसके लायक नहीं, बस एक बोझ है। फिर एक दिन अंजलि कपड़ों की अलमारी साफ कर रही थी। पुराने सूट, शॉल, कागज हटाते हुए उसे एक पुरानी डायरी मिली। उत्सुकता में उसने पन्ने पलटने शुरू किए, पर कुछ ही लाइनें पढ़ते ही अंजलि डायरी हाथ में लिए दौड़ती हुई रिहान के स्टडी रूम तक पहुंच गई। वह सीधे रिहान के पास जाकर उसके पैरों पर गिर पड़ी और रोते हुए बोली, रिहान, तुम तो देवता हो। तुमने जो किया उसका कर्ज मैं जिंदगी भर नहीं चुका सकती। बाल्कि तुमने तो सुना नहीं, तुमने मैंने क्या कहा? अंजलि ने धीरे धीरे सिर उठाया। आंखों में गुस्सा और दर्द दोनों थे। मैंने कहा ना, अब से मैं उस अपाहिज आदमी रिहान से शादी नहीं करूंगी। उसकी आवाज में बगावत थी। अंजलि की सौतेली मां गुस्से से कांप उठी। आगे बढ़कर एक जोरदार थप्पड़ अंजलि के गाल पर मार दिया। तुम्हारी शादी उसी रिहान से होगी, ये तय है। और अगर आधे घंटे में तैयार नहीं हुई तो किसी बूढ़े आदमी से तुम्हारी शादी करवा दूंगी, समझी? ये कहकर अंजलि की सौतेली मां दरवाजा पटक कर चली गई। अंजलि वहीं बैठी रह गई। कमरे में सन्नाटा था। उसके पास ना फोन था, ना कोई सहारा। उसने आईने में खुद को देखा। हाथ में लाल दुपट्टा था, जिस पर लिखा था, रिहान की दुल्हन दुपट्टा। सिर पर रखकर वो फूट फूट कर रो पड़ी। मम्मी, बचपन में भी सुख नहीं मिला, अब जवानी में भी नहीं। आप चली गई तो सब कुछ बदल गया। अब ये लोग मुझे एक अपाहिज आदमी के सहारे बांध रहे हैं। उधर शहर के दूसरे छोर पर रिहान अपने कमरे की खिड़की से बाहर देख रहा था। वह कभी बहुत खुशमजाज और स्मार्ट लड़का था, लेकिन एक हादसे ने उसकी जिंदगी बदल दी थी। अब वह व्हील चेयर पर था और खुद में सिमट गया था। उसकी मां सुमित्रा धीरे से कमरे में आई। रिहान, बेटा अभी तक यहीं बैठे हो? चलो, शाम हो रही है, हमें अंजलि की सौतेली माँ के घर जाना है। सब इंतजार कर रहे हैं। रिहान ने उदासी भरी आंखों से मां को देखा। मम्मी, आप लोग अंजलि से जबरदस्ती कर रहे हैं, ये सही नहीं है, सुमित्रा ने प्यार से कहा। बेटा, तुम्हें याद है ना, पहले तुम खुद चाहते थे कि तुम उससे शादी करो, रिहान बोला। वो तब की बात थी मम्मी, जब मैं चल सकता था, जब मैं अपाहिज नहीं था। वो लड़की मुझे तब भी पसंद नहीं करती थी। वो आजाद ख्यालों की है, और अब उसे मुझसे बांधना ठीक नहीं है। सुमित्रा की आंखें नम हो गईं। अगर मैं ये रिश्ता ना करती तो अंजलि की सौतेली माँ उस बच्ची को किसी बूढ़े आदमी से ब्याह देती। मैंने यह सब उसकी भलाई के लिए किया है। रिहान चुप हो गया। वह माँ को कुछ समझा नहीं पाया। रात हुई
और शादी का समय आया। बड़े हॉल में बस कुछ ही लोग थे। सब कुछ बहुत जल्दी हुआ। रात के 11 बजे उसे विदा करके रिहान के घर लाया गया। घर आते ही अंजलि बिना कुछ कहे सीधा अंदर चली गई। करीब 1 घंटे बाद जब रिहान व्हीलचेयर चलाकर कमरे में आया तो अंदर अंधेरा था। उसने धीरे से दरवाजे पर दस्तक दी। मैं अंदर आ सकता हूं? उसकी आवाज में नरमी थी। अंजलि ने सिर उठाया, लाइट ऑन की और बोली, जरूर, क्यों नहीं, ये तुम्हारा कमरा है, मेरी जेल है और तुम इसके जेलर। रिहान कुछ नहीं बोला, बस हल्की मुस्कान के साथ कमरे में आया। उसने देखा अंजलि अब भी उसी लाल जोड़े में थी। धीरे से बोला, मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हें कभी इस शादी का अफसोस ना हो। तुम मुझे खुश रखोगे। वह आदमी जो अपने पैरों पर खड़ा भी नहीं हो सकता, वह मुझे खुशी देने की बात कर रहा है। वह ठंडी हंसी के साथ बोली और रिहान बस उसे देखता रह गया। उसकी आंखों में कोई शिकायत नहीं थी, बस एक गहरी खामोशी थी। बात सुनो, मेरी तुम मुझसे दूर रहो तो ज्यादा अच्छा है, वरना मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाने में देर नहीं लगाऊंगी, उसने सख्त लहजे में कहा। लेकिन रिहान भी चुप बैठने वाला नहीं था। उसने उसका हाथ पकड़ा और अपनी तरफ खींच लिया। अंजलि अचानक उसकी गोद में आ गिरी। रिहान ने उसके दोनों हाथ कसकर पकड़ लिए। आवाज में ठहराव था, लेकिन लहजा सख्त था। रिक्वेस्ट करने तक तो ठीक है, लेकिन अगर आइंदा मुझे धमकाने की कोशिश की ना, तो याद रखना, इस व्हील चेयर पर बैठे बैठे भी मैं तुम्हारे साथ बहुत कुछ कर जाऊंगा। और जब तुम्हें होश आएगा तो तुम 2 दिन तक इस सदमे से निकल नहीं पाओगी। वह शख्स जो कुछ देर पहले कमजोर और सीधा साधा लग रहा था, अचानक इतना खतरनाक हो जाएगा, अंजलि ने कभी सोचा भी नहीं था। वह झुंझुलाकर उठने की कोशिश करने लगी। रिहान ने उसकी पकड़ छोड़ दी। वह तेजी से उठी और अविश्वास भरी नजरों से उसे देखती रह गई, जो अब फिर से अपने सामान्य रूप में आ चुका था। आखिर ये कैसा इंसान था, वह सोचकर ही डर गई। रिहान व्हील चेयर चलाता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। अंजलि की सांसें तेज हो रही थी। उसे खुद को संभालने के लिए वक्त चाहिए था। रात यूं ही बीत गई। वह सो नहीं सकी, हर आहट पर चौंक जाती थी। सुबह होते ही दरवाजे की हल्की दस्तक हुई। रिहान अंदर आया। अंजलि घबराकर उठ बैठी। गुड मॉर्निंग, अगर तुम उठ गई हो तो नीचे आ जाओ, सब नाश्ते पर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, वो एकदम सामान्य लहजे में बोला, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अंजलि हैरान रह गई कि वह सारी रात बाहर रहा और अब ऐसे बात कर रहा है मानो उससे कुछ फर्क ही ना पड़ा। बहुत शुक्र अंजलि, लेकिन आइंदा इस कमरे में आने की जरूरत नहीं, तुम्हें खासकर तब जब मैं सो रही हूं, अंजलि ने रूखे स्वर में कहा। रिहान ने गहरी सांस ली और कुछ नहीं बोला। अंजलि बालों का जोड़ा बनाते हुए बाथरूम में चली गई और जब लौटी तो रिहान अब भी वहीं था। अंजलि ने पूरी कोशिश की उसे नजरअंदाज करने की, लेकिन वह उसे लगातार देखता रहा। उसने बाल सुखाए और गले में हल्का सा नेकलेस पहना, कंगन डाला और बिना ज्यादा मेकअप के तैयार हो गई। क्या है, तुम ऐसे क्यों देख रहे हो? आखिर वह उसकी नजरों से परेशान होकर बोली। मैं यह सोच रहा हूं कि अगर तुम थोड़ी सी लिपस्टिक लगा लोगी तो और भी खूबसूरत लगगी। लगाओगी ना? रिहान हल्के मुस्कान के साथ बोला। बिल्कुल नहीं, तुम्हारे कहने पर तो कभी नहीं, वो नखरे से बोली। रिहान हल्का सा हंस दिया, बोला, जाहिर है, मेरे कहने पर क्यों लगाओगी? वैसे तुम्हें पता है, नई शादी के बाद अगर दुल्हन बिना मेकअप के दिखे तो लोग यही सोचते हैं कि दोनों के बीच बहुत प्यार हुआ है और सुबह तक वह प्यार दिखाई भी दे रहा है। वो हंसकर बोला और व्हील चेयर घुमाकर बाहर निकल गया। अंजलि का चेहरा लाल पड़ गया। उसने गुस्से में सिर झटक कर लिप ग्लॉस उठाया और लगाई, ताकि कोई गलत मतलब ना निकाले। नीचे डाइनिंग टेबल पर सब लोग बैठे थे। शोरगुल और चहल पहल थी। अंजलि को देखकर सब मुस्कुराए, मगर उसकी सौतेली मां ताना मारने से खुद को रोक नहीं पाई। आजकल की नई दुल्हनों के तो नखरे ही नहीं खत्म होते। जितना समझाओ उतनी सादी बनी रहती है। अब अपनी ही बहू को देख लो, सुमित्रा। अंजलि ने आंखें तरेरी, मगर कुछ कह पाती उससे पहले रिहान ने व्हील चेयर के साथ मुस्कुराकर कहा, अरे आंटी जी, अब जमाना बदल गया है। आजकल के लड़कों को पसंद है कि उनकी बीवियां सादगी में सुंदर लगे। मैंने तो अपनी बीवी को पहले ही कह दिया था, ज्यादा गहने और मेकअप की जरूरत नहीं। अंजलि ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में मजाक झलक रहा था।
अंजलि की सौतेली माँ ऊपर से मुस्कुरा रही थी, मगर अंदर से जल उठी। वैसे रिहान बेटा, एक ही रात में क्या जादू कर दिया तुमने? इस पर रिहान ने मुस्कुराकर कहा, जरूरी तो नहीं हमेशा औरत ही जादू करे। शादी के 7 फेरे इतने मजबूत होते हैं कि अगर दिल साफ हो तो मोहब्बत अपने आप हो जाती है। मुस्कुराते हुए बहुत धीमे मगर गहरे लहजे में वह बोला, तो अंजलि ने अचानक उसकी तरफ देखा। वह बस उसे ही देख रहा था। उसने झट से नजरें चुराई तो वह हल्का सा मुस्कुराया। ओह, तो अब तुम्हें एक ही रात में मोहब्बत भी हो गई। और तुम्हारी बीवी का क्या ख्याल है? क्या उसे भी तुमसे वैसी ही मोहब्बत हुई है? अंजलि एकदम से सोफे से उठी और कमरे की तरफ बढ़ गई। तभी रिहान ने हाथ बढ़ाकर उसे रोक लिया। उसने सवालिया नजरों से उसकी ओर देखा। मोहब्बत का तो मुझे नहीं पता, लेकिन अगर कोई लड़की शादी में खुद अपने होठों से हाँ कह दे तो वह किसी इजार से कम नहीं। अंजलि, प्लीज एक कप चाय बना दो। पहली बार उसने मां से नहीं बल्कि उससे विनती की थी। अंजलि ने पहले तो गुस्से से उसे देखा, फिर उसकी मासूम सी शक्ल देखकर चुपचाप उठी और किचन में चली गई। रात फिर वैसे ही अकेले बीती। ना जाने रिहान खुद कहाँ सोता था, मगर उसे ना देखकर अंजलि को अजीब सी राहत मिलती थी। रह रहकर उसे सुबह की उसकी हरकत पर गुस्सा आ रहा था। वो कौन होता है मुझसे? कुछ कहने वाला कौन होता है? मुझे चाय बनाने का कहने वाला। उसने मेरा हाथ भी पकड़ा था। वह कमरे में चक्कर काटते हुए खुद से बड़बड़ा रही थी। फिर अचानक कमरे से बाहर निकली और घर के बाकी हिस्से देखने लगी। तभी उसकी नजर सामने वाले बंद कमरे पर गई। वह बहुत धीरे से वहां पहुंची और दरवाजे का हैंडल घुमाया तो देखा, अंदर बस किताबें ही किताबें थीं। शायद यह स्टडी रूम था। अंजलि ने थोड़ा और दरवाजा खोला तो देखा, व्हील चेयर पर बैठा रिहान किताब पढ़ रहा था। तो क्या वह सारी रात यहीं रहता है? अंजलि सोचने लगी। तभी उसकी आवाज आई, आ जाओ अंदर, किताबों से कोई मना नहीं करता। किताबें इंसान जैसी नहीं होती जो वक्त के साथ बदल जाए। इन्हें सालों बाद भी पढ़ो तो ये पहली बार जैसा ही एहसास देती हैं। रिहान ने किताब से नजर हटाए बिना कहा। अंजलि पहले उसे तीखी नजरों से देखती रही, फिर अंदर चली आई। दरवाजा पीछे से अपने आप बंद हो गया। वह रैक पर रखी किताबों को देख रही थी। एक दीवार पर बड़ी खिड़की थी। उसने पूछा, तो तुम सारी रात यही किताबें पढ़ते हो? रिहान ने किताब बंद करते हुए कहा, मुझे नहीं लगता तुम ये पूछने आई हो। जो बात कहनी है कह दो वरना भूल जाओगी। अंजलि ने गुस्से से उसे देखा और बोली, तुमने किस हक से मुझे छुआ था? वह भी सबके सामने सुनो, मैं तुमसे ऐसा कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती। रिहान ने गहरी सांस लेकर कहा। वहां सब बैठे थे। मैं नहीं चाहता था कि किसी को अंदाजा भी हो कि हमारे बीच कुछ अधूरा है। मैंने अपनी माँ से यह बात छुपाई है कि मैं रात में अपने कमरे में नहीं रहता। अगर उन्हें पता चला कि हम पतित होकर भी अजनबी की तरह रहते हैं तो उनका दिल टूट जाएगा। रिहान का लहजा शांत था, पर उसकी बातों में एक अजीब सी सच्चाई थी। अंजलि कुछ पल उसे देखती रही, फिर हल्की सी मुस्कान के साथ बोली, शुक्र अंजलि समझाने के लिए, लेकिन मैं किसी अपाहिज इंसान के साथ एक छत के नीचे नहीं रह सकती। मैं बहुत जल्द अपने घर लौट जाऊंगी। उसने कड़वाहट भरे लहजे में कहा और वहां से चली गई। रिहान बस उसे जाता हुआ देखता रह गया। अगले दिन नाश्ते की टेबल पर रिहान की मां बैठी इंतजार कर रही थी। तभी डीले कपड़ों में और बालों का जुड़ा बनाए अंजलि कमरे में आई। शांत से कुर्सी पर बैठी और नौकरानी से नाश्ता लाने को कहा। सास मुस्कुराई, मगर अंजलि ने उनकी तरफ देखा तक नहीं। नौकरानी नाश्ता लाई तो वह खाने में व्यस्त हो गई। मां ने रिहान के कमरे की ओर देखा। अरे रिहान उठा नहीं? अब तक उसे तो सुबह सुबह चाय पीने की आदत है। कहाँ है वह? अंजलि ने बिना देखे बस कंधे उचकाए। मां के चेहरे पर चिंता उभर आई। क्या मतलब? तुम्हें नहीं पता कि वो कहाँ है मां? परेशान होकर नौकरों को आवाज देने लगी। तभी स्टडी रूम का दरवाजा खुला और रिहान बाहर आया। मां ने उसे देखते ही राहत की सांस ली और बोली, रात में फिर वही स्टडी रूम? रिहान मुस्कुराया। सॉरी मां, नींद नहीं आ रही थी तो वहीं चला गया। किताब पढ़ते पढ़ते कब आंख लग गई पता ही नहीं चला, जबकि अंजलि शांत बैठी थी और नाश्ता कर रही थी। मां के चेहरे पर गुस्सा आ गया। उन्होंने सख्त लहजे में कहा, और तुम्हें पता भी है ना, लगातार व्हील चेयर पर बैठने से तुम्हारी कमर में दर्द बढ़ सकता है।
और अंजलि, तुम बीवी हो, तुम्हारा फर्ज है, इसका ध्यान रखना। सारी रात ये बाहर रहा और तुम्हें खबर तक नहीं कि ये कहाँ है, क्या कर रहा है तुम्हें। इसकी हालत का अंदाजा है ना? उन्होंने डांट भरे लहजे में कहा। अंजलि चौंक गई, मगर कुछ बोली नहीं। वह बस चुपचाप प्लेट में पड़ा नाश्ता देखती रह गई। रिहान ने मां को शांत कराने की कोशिश की, मगर मां कहाँ रुकने वाली थी। वह बोलती ही चली गई। तभी अंजलि अचानक उठी और सामने रखे चाय के मग को उठाकर फर्श पर पटक दिया। क्यों दिखा रही हैं आप? मुझ पर एहसान क्या मैंने अपनी मर्जी से शादी की थी? आपके इस बेटे से आपकी उस चालाक सहेली ने धमकाकर मुझे इस मुसीबत में धकेल दिया। इसमें मेरी क्या गलती है? ख्याल रखना तो दूर, मैं तो इस इंसान को अपने आसपास भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। इतना जहर लगता है मुझे। वह गुस्से में चीखी। इससे पहले कि वह कुछ और कहती, मां ने आगे बढ़कर उसे थप्पड़ मार दिया। रिहान ने माथा थाम लिया। बात अब हाथ से निकल चुकी थी। खबरदार, जो दोबारा मेरे बेटे को अपाहिज कहा, जुबान संभालो अपनी। अगर यही शादी तुमसे ना करता तो तुम्हारी सौतेली मां तुम्हें उस बूढ़े आदमी से ब्याह देती, उन्होंने गुस्से से कहा। अंजलि गाल पर हाथ रखे आंखों में आग भरकर उन्हें देखती रही। अपाहिज को अपाहिज ही कहा जाता है। डियर सासू मां, और अच्छा होता अगर आपकी सहेली मेरी शादी किसी और से करवा देती, तो आज मैं इस बोझ के नीचे ना होती। वो गुस्से में पैर पटकते हुए कमरे की ओर चली गई। मां ने गहरी सांस ली और बोली, रिहान, तुम उसे समझा क्यों नहीं रहे हो? इतनी अकड़ किस बात की है? इसमें जाकर बताओ उसे, जिसके रुतबे पर वो इतराती है, उतनी दौलत तो तुम हर साल दान में दे देते हो। उन्होंने सिर झटक कर अंदर चली गई। पीछे रिहान खामोश खड़ा रह गया। जब वह कमरे में लौटा तो देखा अंजलि घुटनों में सिर छिपाकर रो रही थी। उसे देखकर रिहान का दिल पिघल गया। वह धीमे से बोला, अंजलि, मम्मी की तरफ से माफी चाहता हूं। वो थोड़ा गुस्से में थी। अंजलि ने सिर उठाया और लाल आंखों से उसे घूरा। निकल जाओ यहां से, मेरी इस हालत के जिम्मेदार तुम हो, वो चिल्लाई। रिहान ने ठंडी सांस ली। ये मेरा भी कमरा है अंजलि, पर ठीक है, मैं चला जाता हूं। लेकिन एक बात बताओ, कब तक इस रिश्ते से भागती रहोगी? कह तो दिया तुम्हें, तुम्हारी मर्जी के बिना कभी हाथ नहीं लगाऊंगा, तुम्हारे करीब नहीं आऊंगा। तो फिर दिक्कत क्या है? क्या हम एक घर में दो अच्छे इंसान बनकर नहीं रह सकते? रिहान शांत लहजे में बोला। अंजलि हंसी। मेरे दोस्त मजाक उड़ाते हैं कि मेरी शादी एक लाचार इंसान से हुई है। मेरी सहेलियां कहती हैं, अगर मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊं तो तुम मेरे पीछे भी नहीं आ सकते। अगर मैं गिरूं तो तुम मुझे बचा नहीं सकते, मेरे साथ बाजार नहीं जा सकते। अगर नौकर की मदद से कभी बाहर भी चले जाओ तो भी मेरी सुरक्षा मुझे ही करनी पड़ेगी। तुम मेरे लिए बोझ बन चुके हो। रिहान, तुमने मेरी जिंदगी खराब कर दी। अंजलि पागलों की तरह चिल्ला उठी। रिहान कुछ पल उसे देखता रहा, फिर चुपचाप चला गया। शाम को उनका रिसेप्शन था, जो कैंसिल हो गया, क्योंकि रिहान की मां को अपनी बीमार बहन से मिलने अमेरिका जाना पड़ा। अब घर में सिर्फ रिहान और अंजलि रह गए थे। जाने से पहले मां ने कहा, वैसे तो मुझे तुमसे कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन अब तुम इस घर का हिस्सा हो। इसीलिए बता दूं, मेरा बेटा किसी का मोहताज नहीं, अपने सारे काम खुद करता है, नौकर बस मदद करता है। लेकिन उसकी कुछ दवाइयां हैं जिन्हें वक्त पर देना जरूरी है। अगर उनमें से एक भी छूट गई तो उसकी तबीयत बिगड़ जाएगी। तो प्लीज ध्यान रखना, थोड़ी देर में नौकरानी उसका खाना दे जाएगी, वह खुद खा लेगा माने। अब बहुत नरमी से कहा। अंजलि चुपचाप सिर झुकाकर सुनती रही। कुछ देर बाद वे ड्राइवर के साथ एयरपोर्ट चली गई। अंजलि वापस अपने कमरे में आई, दरवाजा बंद किया, तेज आवाज में मूवी लगा ली, पॉपकॉर्न उठाया और खुद को उस फिल्म में डुबो दिया। नौकरानी दरवाजा खटखटाती रही, मगर अंजलि ने कोई जवाब नहीं दिया। रात के करीब 11 बजे मूवी खत्म होते ही अंजलि कुछ खाने के लिए कमरे से बाहर निकली तो देखा किचन में नौकरानी डाइनिंग टेबल की कुर्सी पर बैठी थी। उसे देखते ही नौकरानी घबराकर खड़ी हो गई। तुम यहां क्या कर रही हो? अपने कमरे में क्यों नहीं गई? उसने तीखे लहजे में पूछा। नौकरानी हकबका कर बोली, जी वह रिहान साहब की तबीयत अचानक खराब हो गई है। अंजलि कुछ पल के लिए रुकी, फिर बेफिक्र कंधे उचकाए और किचन की तरफ बढ़ गई। रात के खाने में बिरयानी बनी थी। उसने प्लेट में चावल निकाले, चम्मच रखा और कमरे की ओर जाने लगी।
तभी नौकरानी पीछे से बोली, जी, आपने उन्हें दवाई नहीं दी थी ना, इसलिए उनकी तबीयत और बिगड़ गई। उसने पलटकर गुस्से से कहा, मैं क्या उनकी नौकर हूं जो दवाई दूं? तुम खुद क्यों नहीं दे दी? नौकरानी घबरा गई, बोली, दवाई आपके कमरे में थी, मैं 2 बार आई, लेकिन आपने दरवाजा नहीं खोला। उसकी बात पर वह कुछ नहीं बोली, बस बोली, जब वे वापस आए तो उन्हें किसी और कमरे में भेज देना, मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। ये कहकर वह अंदर चली गई। पीछे से नौकरानी ने नाराजगी भरी नजरों से उसे देखा। 2 दिन बीत गए थे। रिहान उसकी लापरवाही से तंग होकर खुद ही अलग कमरे में शिफ्ट हो गया था। अब उसका उस कमरे से कोई लेना देना नहीं था। नौकर भी गांव चला गया था। कुक आता था, खाना बनाकर चला जाता था। बाकी सफाई नौकरानी करती और लौट जाती थी। रिहान अपने कमरे में अकेला रह गया था, जबकि अंजलि अपने पुराने अंदाज में लौट आई थी। शॉपिंग करना, दोस्तों के साथ घूमना और पार्टी करना, उसे अब किसी की फिक्र नहीं थी। उसी रात वह डिनर करके लौटी ही थी कि मोबाइल बज उठा। स्क्रीन पर रिहान की मां का नाम चमक रहा था। उसने बेमन से फोन दूर फेंक दिया और बाथरूम चली गई। जब बाहर आई तो फोन लगातार बज रहा था। आखिर उसने झुंझुलाकर कॉल उठाया। जी कहिए, उसने बेरुखी से कहा। उधर से आवाज आई, रिहान कैसा है? वह फोन क्यों नहीं उठा रहा? क्या तुम उसकी बात करवा सकती हो? उसकी सांस घबराई हुई थी। उसने लापरवाही से कहा, सो रहा होगा मम्मी, सो रहा होगा। क्या मतलब? क्या तुम कहीं बाहर हो? क्या वह तुम्हारे साथ नहीं है? उधर से आवाज और परेशान हो गई तो उसने कहा, ठीक है, मैं देखती हूं, बोलकर फोन रख दिया। वह बाहर निकली तो रिहान अपने कमरे में नहीं था। स्टडी रूम में भी नहीं मिला। पूरा घर छानने के बाद उसकी नजर टीवी लाउंज में गई। वह देखा, रिहान व्हील चेयर से नीचे गिरा पड़ा था। वह घबरा कर दौड़ी। रिहान, रिहान क्या हुआ? उसे आवाजें लगाने लगी। ड्राइवर और गार्ड दौड़कर आए और तीनों ने मिलकर उसे हॉस्पिटल पहुंचाया। डॉक्टर ने चेकअप किया, फिर गंभीर लहजे में पूछा, आप इनकी क्या लगती हैं? उसने कहा, मैं पत्नी हूं। डॉक्टर ने भौएं चढ़ाई, कैसी पत्नी है? आप ये 1 हफ्ते में 2 बार इतने बीमार हो चुके हैं, दवाई क्यों नहीं देती? ये लापरवाही जानलेवा हो सकती है। उनकी बात पर उसका चेहरा सफेद पड़ गया। उसने नजर झुकाकर रिहान को देखा, जो बेहोश लेटा छत की तरफ देख रहा था। डॉक्टर ने कहा, ये उनकी नई दवा है, इसे वक्त पर दीजिए, वरना आप उन्हें खो सकती हैं। वह खामोश खड़ी रही। घर पहुंचकर उसने पहली बार उनके लिए खाना परोसा। उसने धीरे से कहा, खाना खा लो। मगर वह बोला, अब क्यों रख रही हो? मेरा ख्याल तुम तो चाहती थी मैं मर जाऊं। उसने ठंडेपन से जवाब दिया, हाँ चाहती थी, लेकिन तलाकशुदा कहलाना ज्यादा पसंद करूंगी, बेवा नहीं। उसने गुस्से में निवाला बनाया और उसके मुंह के पास ले जाकर कहा, ज्यादा नखरे मत दिखाओ, लड़कियों की तरह चुपचाप खाओ। रिहान ने उसकी आंखों में देखा और बिना कुछ बोले खाना खा लिया। फिर उसने कहा, ये लो, दवा खाओ और शराफत से सो जाओ, मैं सुबह चेक करूंगी। दरवाजे की ओर बढ़ते हुए बड़बड़ाया, डैड ने कहाँ फंसा दिया? मुझे एक अपाहिज की देखभाल करनी पड़ रही है। दरवाजा बंद हुआ। रिहान चुपचाप उसे देखता रहा। मन में एक अजीब सी कसक उठी थी। वह नहीं चाहता था कि यह लड़की उस पर बोझ बने, मगर अब यही हालात थे। उसने धीरे से सिर झटककर व्हील चेयर मोड़ी। फिर उसकी नजर बंद दरवाजे पर गई। होठों पर हल्की सी मुस्कान आई और मन में बोला, इसे कैसे हैंडल करना है, अब समझ आ गया। सुबह का समय था। कमरे में हल्की धूप खिड़की से अंदर आ रही थी। तभी दरवाजा धीरे से खुला और रिहान व्हील चेयर पर बैठा अंदर आया। अंजलि अभी गहरी नींद में थी। रिहान ने धीरे से पुकारा, अंजलि उठो, सुनो ना उठो। लेकिन वह करवट बदलकर फिर सो गई। तो रिहान ने थोड़ा ऊंचा स्वर में कहा, अंजलि उठो। वह घबराकर उठ बैठी। हाँ क्या हुआ, सब ठीक तो है? उसने नींद भरी आंखों से उसे देखा। रिहान बोला, मुझे चाय चाहिए। अंजलि ने दीवार पर लगी घड़ी देखी तो सुबह के 6 बजे थे। वह हैरान होकर बोली, इतनी सुबह कौन चाय पीता है? रिहान ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, बचपन से आदत है। अंजलि बड़बड़ाती हुई उठी, बाल समेटे और गुस्से में किचन की तरफ चली गई। पीछे रिहान हल्के से मुस्कुरा रहा था। उसने मन में कहा, बहुत गुस्सा है ना तुम्हारे अंदर। अब देखता हूं ये गुस्सा कब तक नहीं छोड़ती। मैं कोशिश करूंगा कि तुम थोड़ी नॉर्मल हो सको। थोड़ी देर बाद अंजलि चाय लेकर आई
और बिना कुछ बोले उसके सामने रखकर वापस बिस्तर पर जाकर लेट गई। उस दिन ना जाने क्यों उसकी नींद जल्दी खुल गई। वह 11 बजे ही उठ गई, जबकि आमतौर पर देर तक सोती थी। तैयार होकर बाहर आई तो देखा स्टडी रूम का दरवाजा खुला है। वह समझ गई कि रिहान वहीं होगा। उसने किचन में जाकर नाश्ता बनाया, 2 प्लेटों में रखा और स्टडी रूम के पास आई। रिहान, नाश्ता कर लो। उसने आवाज लगाई और खुद डाइनिंग टेबल पर प्लेटें सजाने लगी। तभी रिहान व्हील चेयर से बाहर आया। उसके दोनों हाथों पर नीली स्याही लगी हुई थी। अंजलि ने देखा तो चौंक गई। ये क्या किया तुमने? हाथों पर इंक कैसे लगी? ओह शिट, तुम्हारा असिस्टेंट भी नहीं है? अब मुझे ही तुम्हारे हाथ धुलवाने पड़ेंगे, उसने गुस्से में कहा और उसकी व्हील चेयर वॉश बेसिन तक ले गई। खुद उसके हाथों पर पानी डाला और धुलाने लगी। वैसे तुम्हें बता दूं, ये इंक इतनी जल्दी नहीं जाएगी, रिहान ने हंसते हुए कहा। तो अंजलि झल्लाकर बोली, जब पता था तो हाथ क्यों गंदे किए? अब खाना कैसे खाओगे? उसने बड़बड़ाते हुए व्हीलचेयर वापस टेबल के पास लाकर रख दी और खुद उसे खाना खिलाने लगी। ऐसा करते हुए दोनों के बीच कुछ अजीब सा एहसास पैदा हो गया। रिहान ने मुस्कुराते हुए कहा, सॉरी, तुम्हें इतना कुछ करना पड़ रहा है। दरअसल मेरे एक दोस्त ने कहा कि उनके ग्रुप में सब अपनी बीवियों के लिए कुछ खास कर रहे हैं, तो मैंने सोचा तुम्हारे लिए कुछ लिखूं, कोई शायरी या कविता। लेकिन ऐसा करते हुए इंक लग गई। उसने शर्माते हुए कहा। तो अंजलि ने एक पल उसे देखा, फिर बोली, दोस्त लिख रहे थे तो उन्हें लिखने दो। तुम्हें क्या जरूरत थी हीरो बनने की? वैसे भी तुम जानते हो यह रिश्ता सिर्फ नाम का है। वह बोली और नजरें फेर ली। वह उसके बहुत करीब बैठी थी। जैसे ही उसने निवाला बनाकर रिहान की ओर बढ़ाया, दोनों की नजरें टकरा गईं। कुछ पल को सन्नाटा छा गया। दोनों के बीच की दूरी बहुत कम थी। उसकी आंखों के सामने अंजलि के बिखरे बाल आ गए। रिहान ने धीरे से हाथ बढ़ाकर उसके माथे से बाल हटाए तो अंजलि सन्न रह गई। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने झटके से निवाला वापस प्लेट में रखा और उठ खड़ी हुई। तुम मेरे इस तरह ख्याल रखने का फायदा नहीं उठा सकते, समझे? तुम मुझसे दूर रहो, वह बोली और गुस्से में कमरे से बाहर चली गई। रिहान उसे जाते हुए देखता रह गया। थोड़ी देर बाद वह वापस आई तो हाथ में उसकी दवाइयां थी। ये लो तुम्हारी दवाइयां, अब नई है, रोज इन्हें समय पर लेना, नहीं तो दिक्कत होगी, वह बहुत शांत अंदाज में समझा रही थी। जबकि रिहान चुपचाप मुस्कुरा रहा था। उसे सब पता था, वह खुद अपना ध्यान रख सकता था। वह काफी हद तक ठीक हो चुका था, लेकिन फिर भी यह सब इसलिए कर रहा था ताकि अंजलि उसके करीब बनी रहे। उसने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा तो ये वाली दवा खानी है ना? और जानबूझकर दूसरी गोली की तरफ हाथ बढ़ाया। अंजलि ने माथा पीट लिया। रिहान, तुम्हारा ध्यान पता नहीं कहाँ रहता है। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। अगर तुम उस दिन मना कर देते तो क्या बिगड़ जाता? मगर नहीं, तुम्हें तो मेरी जिंदगी बर्बाद करनी थी ना? रिहान, तुम मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी सजा हो, वो गुस्से से चिल्ला रही थी। आंसुओं और शिकायतों से भरी आवाज में रिहान सिर झुकाए बस बार बार एक ही बात कह रहा था, आई एम सॉरी अंजलि, प्लीज माफ कर दो। अंजलि का गुस्सा कम होने की बजाय और बढ़ गया। उसने दीवार पर सजे सजावट के सामान को तोड़ना शुरू कर दिया। मनहूस दिन था वो, जब मैंने तुमसे शादी की थी, वो चिल्लाई। रिहान बस कांपते हुए बोला, सॉरी अंजलि, प्लीज, शादी करने से अच्छा था मैं मर जाती, खुदकुशी कर लेती तो भी बेहतर था। इतना कहते हुए उसने मेज पर रखा शीशे का गुलदस्ता उठाकर दीवार पर दे मारा। रिहान घबरा गया, बोला, प्लीज शांत हो जाओ अंजलि, प्लीज। क्या सॉरी से सब ठीक हो जाएगा? क्या उस औरत के ताने मेरे कानों से मिट जाएंगे? उसने मेरे मुंह पर जो कहा उसका जवाब कौन देगा? वो चीख रही थी, रो रही थी और उसका सारा दर्द बाहर निकल रहा था। रिहान अब भी वहीं था, शांत झुका हुआ, सिर्फ माफी मांगता हुआ। अंजलि, प्लीज, मैं सच में बहुत पछता रहा हूं, वो उसकी आंखों में सीधा देखकर इतने नरम लहजे में बोला कि अंजलि कुछ पल के लिए चुप रह गई। वह सोचने लगी, क्या सच में इसे बुरा नहीं लगा? क्या यह भी अंदर से टूटा नहीं है? उसे काव्या की बातें याद आई। अगर रिहान की जगह कोई और होता तो क्या वो अंजलि की इतनी बातें सह लेता? नहीं, कभी नहीं। वो फूट फूट कर रो पड़ी। रिहान व्हीलचेयर लेकर उसके पास आया, झुका
और धीरे से उसका सिर अपने घुटनों पर रख लिया। तुम बुरी नहीं हो अंजलि, बस बहुत परेशान हो, उसने कहा और प्यार से उसके बालों में हाथ फराने लगा। वो हिचकियों के बीच बोली, मैं टूट गई हूं रिहान, अब मुझसे कुछ नहीं होता, मैं संभाल लूंगा तुम्हें, बस थोड़ा वक्त दो, सब ठीक कर दूंगा। मैं उसकी आंखों से भी आंसू बह निकले। काफी देर तक अंजलि रोती रही। जब थोड़ा संभली तो बाथरूम में जाकर दरवाजा बंद कर लिया। रिहान समझ गया था वो अब उसके सामने नहीं आना चाहती, इसीलिए वह चुपचाप कमरे से चला गया। कुछ देर बाद जब अंजलि बाहर आई तो कमरा खाली था। रात को वह अपने कमरे में बैठी टीवी देख रही थी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। अंदर रिहान आया। अंजलि, आज रात 8 बजे मेरी एक ऑनलाइन मीटिंग है, क्या तुम मेरी शर्ट बदलवा दोगी? सब स्क्रीन पर होंगे, अच्छे कपड़े पहनने पड़ेंगे। वो हिचकिचाते हुए बोला। अंजलि उसे देखती रह गई। उसे अपने की पर शर्म आ रही थी। वो उठी और उसके कमरे में चली गई। कौन सी शर्ट पहननी है? उसने पूछा। रिहान चुप रहा तो उसने खुद ही अलमारी से एक ब्रांडेड शर्ट निकाली और उसके पास आकर बोली, चलो ये पहन लो। वो उसे सहारा देकर बैठाने लगी। रिहान की नजरें उसी पर टिकी थीं। अंजलि ने शर्ट के बटन खोले तो उसने देखा कि रिहान का शरीर अब भी फिट था। वो एक पल को सोचने लगी, इतना कुछ झेलने के बाद भी उसने खुद को इतना संभाल कर रखा है। वो शर्ट पहनाने लगी। एक आस्तीन चढ़ गई, दूसरी में उसका हाथ अटक गया। रिहान ने थोड़ा झुकने की कोशिश की। तभी अंजलि का संतुलन बिगड़ गया और वह उसके ऊपर गिर पड़ी। दोनों बिस्तर पर थे, रिहान नीचे, अंजलि ऊपर। उस पल कमरा जैसे थम गया। रिहान की नजरें उसकी आंखों में थीं। अंजलि का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसकी कमर पर रिहान का हाथ था। वो झेपते हुए जल्दी से उठी, बोली, तुम्हारी मीटिंग का टाइम हो रहा है, जल्दी करो। वो शर्ट के बटन बंद करने लगी, उसके बाल ठीक किए, परफ्यूम लगाया और मुस्कुराकर बोली, अब परफेक्ट लग रहे हो। काश चल भी सकते तो शायद मीटिंग ऑनलाइन नहीं। दफ्तर में करते वो बात मजाक में कह गई, मगर रिहान बस मुस्कुरा दिया। 1 महीना बीत गया। इस 1 महीने में रिहान ने कभी अंजलि से कुछ नहीं कहा। उसका नौकर वापस आ गया था। अंजलि अब बस रिहान को दवाइयां देने आती थी और बाकी का सारा वक्त अपने कमरे में या फिर घर से बाहर ही गुजारती थी। उस दिन जब वह शॉपिंग करके लौटी तो सीधा टीवी लाउंज में जाकर बैठ गई, जहां रिहान अपनी व्हीलचेयर पर बैठा कोई किताब पढ़ रहा था। अंजलि ने एक नजर उसकी तरफ देखा और फिर सिर झटक कर अपने मोबाइल में व्यस्त हो गई। मोबाइल स्क्रीन पर कुछ देखकर वह मुस्कुरा उठी। अरे वाह, काव्या की शादी की तारीख तय हो गई। मेहंदी का फंक्शन रखा गया है और कपिल डांस भी करेगा। वाह, कितना मजा आएगा। वह खुशी से बोल रही थी। तभी रिहान ने सिर उठाकर पूछा, अच्छा कब है शादी, तुम जाओगी ना? वो सामान्य लहजे में पूछ रहा था। अंजलि मुस्कुराई, बिल्कुल जाऊंगी, कितना मजा आएगा वहां। और फिर अचानक उसका चेहरा उतर गया। लेकिन मैं कैसे जाऊं? वहां सब लोग कपल्स में होंगे, सब डांस करेंगे और मैं कोने में अकेली बैठी रहूंगी। उसकी आवाज धीमी पड़ गई। वो गहरी सांस लेकर बोली, अगर मेरी शादी तुमसे नहीं हुई होती, किसी और से हुई होती, तो शायद शायद वो मुझे हर जगह लेकर जाता, मेरे साथ डांस करता, मुझे दुनिया दिखाता, मेरे साथ वॉक पर जाता, रेस लगाता। मगर तुम तो चल भी नहीं सकते। रिहान, उसकी आंखें नम हो गईं। फिर वो बोली, नहीं, मैं अब नहीं जाऊंगी। लोग पूछेंगे कि मैं तुम्हें क्यों नहीं लाई। मैं क्या जवाब दूंगी? और फिर वे सब मेरे रिसेप्शन की बातें करेंगे। लेकिन हमारा रिसेप्शन तो कभी आम कपल्स जैसा नहीं होगा। उसकी बातों से रिहान के दिल में कुछ टूट गया। उसने किताब एक तरफ रख दी और बिना कुछ कहे अपनी व्हील चेयर घुमाकर वहां से चला गया। कमरे में जाकर वह ड्रेसिंग मिरर के सामने आकर रुका। उसने अपने चेहरे को देखा, कुछ पल तक खुद को निहारा, फिर गहरी सांस ली। उसके चेहरे के भाव बदल गए। उसने अपने पैरों पर डली चादर हटाई और धीरे धीरे अपने पैर जमीन पर रखने की कोशिश की। दर्द बहुत था, मगर उसने हिम्मत नहीं हारी। एक पैर रखा, फिर दूसरा, फिर व्हीलचेयर का सहारा लेकर खड़ा होने की कोशिश की। शरीर कांप रहा था, चेहरा पसीने से भीग गया था, लेकिन उसकी आंखों में दृढ़ता थी। वह खड़ा हो गया। हाँ, मुश्किल से, मगर खड़ा हो गया। तभी बाहर से कदमों की आहट आई। इससे पहले कि वह वापस बैठ पाता, उसका संतुलन बिगड़ गया और वह जोर से जमीन पर गिर गया। उसी वक्त अंजलि उसे दवाई देने आ रही थी। भारी चीज गिरने की आवाज सुनकर वह भागी और कमरे में पहुंची।
वह घबरा गई। अरे रिहान, तुम क्या कर रहे थे? ये कैसे गिर गए? वह दौड़कर उसे उठाने लगी, मगर रिहान ने हाथ बढ़ाकर कहा, रहने दो अंजलि नौकर। उसने नौकर को आवाज दी। नौकर भागता हुआ आया और रिहान को उठाकर व्हीलचेयर पर बिठा दिया। अंजलि उसकी इस बेरुखी से हैरान थी। नौकर बोला, साहब, लगी तो नहीं ना, दिखाइए, चोट तो नहीं आई? रिहान ने हल्के से कहा, कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो दिखाई नहीं देते। उसकी बात सुनकर नौकर चुप हो गया, मगर अंजलि को कुछ अजीब सा महसूस हुआ, जैसे वह उसके दिल की गहराई सुन रही हो। अगले 2 दिन तक रिहान ने अंजलि से कोई बात नहीं की, ना ही उसे अपने पास बुलाया। वह अपने सारे काम नौकर से करवाता, दवाइयां खुद ले लेता और ज्यादातर अपने कमरे में रहता। अंजलि ने भी हालचाल पूछने की कोशिश नहीं की, लेकिन आज जब वह अपने कमरे की खिड़की से बाहर झांकी तो उसने देखा कि रिहान लॉन में व्हील चेयर पर बैठा है। उसके सामने लैपटॉप खुला हुआ था और स्क्रीन पर उसकी माँ वीडियो कॉल पर थी। रिहान मुस्कुराते हुए उनसे बात कर रहा था। आपको पता है माँ, इस बार हमारा कॉन्ट्रैक्ट ज्यादा समय तक चला और हमें काफी मुनाफा हुआ। घर बैठे भी काम अच्छे से चल रहा है। उसकी माँ मुस्कुराई। अच्छा, ये सब तो ठीक है, लेकिन अंजलि का क्या? वो कैसी है? तुम्हारा ख्याल रखती है ना? या अब भी पहले जैसी है? उन्होंने प्यार से पूछा। रिहान तुरंत हंसते हुए बोला, जी माँ, अंजलि बिल्कुल ठीक है। आपको ही याद कर रही थी। वो मेरा बहुत ख्याल रखती है। आपके जाने के बाद तो उसने घर और मुझे बहुत अच्छे से संभाला है। शायद इस वक्त किचन में होगी। माँ ने संतोष की सांस ली। रिहान फिर बोला, और माँ, अब तो वो बिल्कुल पहले जैसी नहीं रही। पहले से भी ज्यादा अच्छी हो गई है। हाँ, कभी कभी गुस्सा करती है, जब मैं दवाई देर से लेता हूँ, बिल्कुल आपकी तरह। वह हंसते हुए बोल रहा था। उसकी एक्टिंग देखकर कोई भी यकीन कर लेता कि सब ठीक है। तभी पीछे से आती अंजलि ने उसकी सारी बातें सुन ली। वह चुप खड़ी रह गई। कुछ पल तक बस उसे देखती रही। तभी माँ की नजर स्क्रीन पर अंजलि पर पड़ी। अरे वह देखो, मेरी बहू आ गई। कैसी हो बेटा? उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। अंजलि ने खुद को संभाला, चेहरे पर हल्की मुस्कान लाई। हालांकि रिहान बिल्कुल चुप हो गया था। अंजलि मुस्कुराते हुए बोली, हाय मम्मी, मैं ठीक हूं। आप कैसी हैं? वह उसके बराबर वाली कुर्सी पर बैठ गई थी। तभी रिहान की माँ उसे कुछ कह रही थी और अंजलि हंसकर जवाब दे रही थी। लेकिन रिहान के चेहरे के भाव बदल गए थे। हाँ मम्मी, मैं आ रही हूँ अगले हफ्ते। अब बताइए, रिसेप्शन कब रखना है? रिहान की माँ ने बनावटी गुस्से से दोनों को देखा, जो सवालिया नजरों से उसे ही देख रहे थे। अब ऐसे क्या देख रहे हो? शादी कर ली, अब रिसेप्शन नहीं दोगे? सबको बुलाना पड़ेगा। उसने आंखें तरेड़ते हुए कहा। दोनों हल्के से मुस्कुराए और रिहान की माँ भी हंस पड़ी। अंजलि ने खुशी से कहा, आप आ जाइए मम्मी, हम मिलकर दिन तय कर लेंगे। इस बार फंक्शन थोड़ा अलग करेंगे। हाँ, सोच तो मैं भी यही रही हूं। रिहान की माँ बोली, शादी तो बिल्कुल फीकी थी, अब थोड़ा मजा करेंगे। वह दोनों सास बहू बातों में व्यस्त थी। तभी रिहान ने धीरे से कहा, अम्मी, प्लीज कुछ ज्यादा खास मत करना। आपको पता है ना, मुझे शोरगुल पसंद नहीं। शादी हो चुकी है। अब यह सब हंगामा क्यों? यह सब बस समय की बर्बादी है। उसके लहजे में थकान थी। रिहान की माँ ने उसे घूरा। तुम चुप रहो। तुमसे पूछा किसने? तुम्हें तो हर चीज बोरिंग लगती है। रिहान चुप हो गया। किसी को क्या पता था कि उसके भीतर कितना दर्द था। उस रात वह बेड पर टिककर लैपटॉप पर काम कर रहा था। अंजलि उसके पास आई तो उसने उसे पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। अंजलि ने चाय का कप साइड टेबल पर रखा और खुद उसके पास बैठ गई। क्या कर रहे हो? उसने सामान्य लहजे में पूछा और स्क्रीन पर झांकने लगी। काम। रिहान ने छोटा सा जवाब दिया। हटाओ ना, हर वक्त काम ही करते रहते हो। देखो ये डेकोरेशन कितना प्यारा है। ऐसा ही रिसेप्शन करवाते हैं। अंजलि मुस्कुराते हुए बोल रही थी और स्क्रीन पर डेकोरेशन की तस्वीरें दिखा रही थी। रिहान चुप रहा। अंजलि ने उसे देखा। वह एकदम भावहीन चेहरा लिए स्क्रीन की ओर ताक रहा था। मैं तुमसे बात कर रही हूं। रिहान, उसने थोड़ा नरम लहजा अपनाया। सुन लिया, रिहान बोला, और देखा भी कि जिस डेकोरेशन की बात तुम कर रही हो, वो उनके लिए होता है जो वॉक कर पाते हैं। उसकी यह बात सुनकर अंजलि की आंखें झुक गईं। उसकी गर्दन अपने आप नीचे हो गई। कुछ पल बाद वह धीमी आवाज में बोली,
मुझे तुमसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। माफ करना। शायद उसने जिंदगी में पहली बार किसी से माफी मांगी थी। रिहान ने उसकी ओर देखा, फिर बोला, तुमने मम्मी से कहा था ना कि तुम्हें कुछ खास चाहिए। मैं तुम्हें आज तक कुछ नहीं दे पाया, लेकिन हमारे रिसेप्शन वाले दिन मैं कुछ बहुत खास करने वाला हूं। उसके लहजे में कुछ अलग था। अंजलि ने घबराकर उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में डर उतर आया। क्या तुम मुझे तलाक? मगर वह आगे कुछ कह नहीं पाई। शब्द उसके होंठों पर ही रुक गए। रिहान ने बस ठंडे स्वर में कहा, तुम तलाक ले सकती हो, मुझे देने की जरूरत नहीं, पर वह खास चीज कुछ और है। इतना कहकर वह फिर अपने काम में व्यस्त हो गया और अंजलि का डर और बढ़ गया। एक हफ्ता बीत गया। रिहान की मां वापस आ चुकी थी। रिसेप्शन की तयांजलि अनजोरों पर थी। रिहान और अंजलि अब एक ही कमरे में दिखते थे, बस दिखावे के लिए। असल में रिहान ज्यादातर समय दूसरे कमरे में रहता था और रात में सिर्फ मां को दिखाने के लिए अंजलि के कमरे में आ जाता था। पर सच्चाई ये थी कि वह अक्सर पूरी रात स्टडी रूम में किताबें पढ़ता रहता था। आज उनका रिसेप्शन था। सारे मेहमान हॉल में पहुंच चुके थे। रिहान की मां ने रिहान के कहने पर अंजलि को पार्लर से घर ले आई थी और खुद हॉल चली गई थी। रिहान ने कहा था, हम आखिरी में आएंगे, इसीलिए वह अब तक घर पर था। अंजलि आईने के सामने खड़ी थी। उसने सिल्वर ग्रे कलर का खूबसूरत गाउन पहना था। वह खुद को आईने में देख रही थी और आज कुछ अजीब महसूस कर रही थी, जैसे पहली बार खुद को सच में रिहान की पत्नी के रूप में देख रही हो। उधर दूसरे कमरे में रिहान व्हील चेयर पर बैठा था। उसके सामने ड्रेसिंग मिरर था। उसने सफेद शर्ट और ब्लैक पट पहन रखी थी। वह लगातार 2 घंटे से खुद को आईने में देख रहा था। रिहान की मां का कई बार फोन आया, पर हर बार वही जवाब, बस 10 मिनट में निकल रहा हूं। इस बार उसने गहरी सांस ली और दोनों हाथों से व्हीलचेयर के हैंडल पकड़कर खुद को उठाया। इस बार न उसका शरीर कांपा, न उसके कदम लड़खड़ाए। वह सीधा खड़ा हुआ, पट की जेब में हाथ डाले बिल्कुल सामान्य चाल में चलता हुआ आईने के पास गया और खुद को देखा। फिर हल्की मुस्कान के साथ बोला, उम्मीद है आज का सरप्राइज तुम्हें बहुत पसंद आएगा अंजलि। इतना कहकर उसने कोट स्टैंड से अपना कोट उठाया और पहन लिया। तभी कमरे में कबीर दाखिल हुआ और उसे देखकर पत्थर की तरह वहीं ठिठक गया। उसके हाथ में पकड़ा पानी का गिलास छूटकर जमीन पर गिर गया। वह मुंह खोलकर उसे हैरानी से देख रहा था और रिहान मुस्कुराते हुए उसकी तरफ आया। बिल्कुल उसके सामने रिहान की हालत अभी भी वैसी ही थी। बधाई नहीं दोगे मुझे? रिहान ने मुस्कुराते हुए उसके कंधे पर हाथ रखा। सामने खड़ा उसका छोटा भाई नम आंखों से उसे देख रहा था। फिर अचानक रिहान के गले लग गया। लाख लाख शुक्र है कि आप ठीक हो गए। मेरे रिहान भैया पहले की तरह ऑफिस जाया करेंगे। मेरे रिहान भैया ठीक हो गए। उसे लग रहा था कि वह खुशी से पागल हो जाएगा और पूरी दुनिया को बता दे कि उसका भाई फिर से चलने लगा है। रिहान ने हल्के से उसका कंधा थपथपाया और मुस्कुरा दिया। इधर अंजलि अपने कमरे में बेचैनी से उसका इंतजार कर रही थी कि कब वह आए और कब वो लोग नीचे हॉल में जाएं। वे एक बार फिर आईने के सामने खड़ी होकर अपना दुपट्टा ठीक कर रही थी। तभी दरवाजा खुलने की आवाज आई। वह आईने में ही देखती रही। दरवाजा धीरे से खुला। रिहान कदम दर कदम अंदर आया। अंजलि ने जब उसे देखा तो उसकी सांसें थम गईं। वो कितना हैंडसम लग रहा था, कितना आत्मविश्वास भरा हुआ था। क्या वह कोई सपना देख रही थी? वो पलटी तो रिहान उसके सामने खड़ा था। अंजलि उसके कंधे तक ही आती थी। रिहान की आंखों में सीधी देखते हुए बोली, कैसा लगा मेरा सरप्राइज ना? वो मुस्कुराई ना कुछ कहा, बस हैरान थी। तुम चल सकते हो ये बोलते ही उसकी आंखों में यकीन और सवाल दोनों थे। रिहान ने सीधा जवाब दिया, तुम्हें क्या लगा? मैं हमेशा के लिए अपाहिज हो गया था। मैं तो बस ठीक होने की कोशिश कर रहा था, थेरेपी ले रहा था, और अब देखो मैं बिल्कुल ठीक हूं। हाँ अंजलि, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता था, मगर मैं इतना भी स्वार्थी नहीं था कि अपाहिज होकर तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दूं। अगर मैं तुमसे शादी ना करता तो मैं तुम्हारी शादी किसी बड़े उम्र के आदमी से करवा देती। मैं ठीक होते ही तुम्हारे घर रिश्ता भेजने वाला था, मगर शायद किस्मत को कुछ और मंजूर था। उसने कहा, चलो देर हो रही है। अंजलि अब भी हैरान थी। रिहान ने उसके सामने हाथ फैलाया।
उसने धीरे से अपना हाथ उसके हाथ में रखा और दोनों हॉल की तरफ बढ़े। हॉल में जैसे ही दोनों ने एंट्री की, सबकी निगाहें उन पर टिक गईं। तुम चाहती थी ना कि कुछ खास हो, तो यह रहा तुम्हारा। सरप्राइज रिहान ने उसका हाथ पकड़कर उसे घुमाया और अंजलि पल भर को भूल गई कि वह जमीन पर है या किसी सपने में। वह बहुत खुश थी क्योंकि उसने कभी सोचा भी नहीं था कि रिहान उसके साथ इस तरह खड़ा होगा। शाम बीत गई। रात हुई। जब घर लौटे तो अंजलि बेसब्री से उसका इंतजार कर रही थी। रिहान कमरे में आया तो अंजलि तुरंत उसकी तरफ बढ़ी। रिहान, मैं कुछ कहना चाहती हूँ, उसने भावनाओं से भरे स्वर में कहा। लेकिन रिहान ने उसे बीच में रोक दिया। अपने जज्बात बचाकर रखो अंजलि। हो सकता है कल को फिर मेरे साथ कोई हादसा हो जाए और तुम मुझसे फिर नफरत करने लगो। उसके लहजे में इतनी ठंडक थी कि अंजलि के होंठ तक कांप गए। शायद यही उसकी सजा थी कि अब वह उसे कभी अपनी पत्नी नहीं मानेगा। अंजलि हर रात रोती थी। रिहान ऑफिस से देर लौटता और फिर स्टडी रूम में ही सो जाता। वो याद करती थी वो वक्त जब वह व्हीलचेयर पर था, तब कितना पास था, कितना अपना था। वह हंस देती, कभी उस पर गुस्सा करती और वह चुपचाप सुनता रहता। अब सब खत्म हो गया था। एक रात अंजलि स्टडी रूम में गई। रिहान चाय पी रहा था, हाथ में किताब थी। अंजलि उसके पैरों के पास जाकर बैठ गई। बोली, माना कि मुझसे गलती हुई है, पर इस तरह सजा मत दो रिहान। क्या तुम मुझे माफ नहीं कर सकते? वो रो रही थी। रिहान के चेहरे पर दर्द था, लेकिन आवाज सख्त माफी गलती की होती है। अंजलि, तुमने गुनाह किया है। गुनाह वो चौकी गुनाह, उसने कहा। हाँ गुनाह, क्योंकि तुम नहीं जानती, जब जब मैं तुम्हारे घर आता था, तुम्हारे उस सख्त बर्ताव ने मुझे दीवाना बना दिया था। मुझे तुमसे बहुत पहले ही मोहब्बत हो गई, मगर शादी के बाद भी तुमने मेरी आंखों में अपने लिए प्यार नहीं देखा। अब मैंने फैसला कर लिया है जो हम दोनों के लिए सही होगा। उसने कुछ कागजात उसकी तरफ बढ़ाए। अंजलि ने देखा तो समझ गई, ये तलाक के कागज थे। उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसने ना में सिर हिलाया और उन कागजों को वहीं फेंक कर बाहर भाग गई। रिहान पीछे से पुकारता रहा, अंजलि सुनो। पर वह सड़क पर भागी जा रही थी। तभी अचानक एक तेज गाड़ी आई और उससे टकरा गई। सब कुछ थम गया। जब अंजलि की आंख खुली तो वह अस्पताल में थी। डॉक्टर कुछ कह रहे थे। रिहान वहां खड़ा सुन रहा था। डॉक्टर के शब्द उसके कानों में हथौड़े की तरह गूंजे। अब वह अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो पाएगी। अंजलि की आंखों से आंसू बह निकले। उसने तकिए में मुंह छुपा लिया। रिहान की आंखें भी भर आईं। शायद वक्त ने अब उनकी जगह बदल दी थी। रिहान पूरे दिल से अंजलि की देखभाल कर रहा था। वह अब व्हीलचेयर पर बैठी खिड़की से बाहर देख रही थी और उसके चेहरे पर गहरी उदासी थी। उसे अब जाकर एहसास हुआ कि किसी अपाहिज के ताने सुनना कितना मुश्किल होता है। रिहान उसके पास आया और बोला, लो अंजलि, दवा खा लो। अंजलि ने खाली निगाहों से उसकी तरफ देखा और धीमे से बोली, मैं अब कभी चल नहीं पाऊंगी ना। तुम तो मुझे छोड़ने वाले थे ना, अब किसी और से शादी कर लोगे ना। रिहान ने उसका सिर सहलाया और उसके पास बैठ गया। उसका हाथ पकड़कर उस पर हल्के से हंठ रखे। मेरी जान, मैंने पहले भी कहा था, वह पेपर्स तलाक के नहीं थे। अंजलि, वो तुम्हारी नई जिंदगी की शुरुआत थी। वह मेरी आधी प्रॉपर्टी और बिजनेस के पेपर्स थे जिन्हें मैं तुम्हारे नाम करना चाहता था। मैं तुम्हें अपने ऑफिस में नया काम देना चाहता था, नई पहचान देना चाहता था, लेकिन तुमने उसे कुछ और समझ लिया। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं अंजलि, उसने बहुत नरमी से कहा। अंजलि की आंखों से आंसू बह निकले। अब वह रिहान की स्टडी में बैठी थी। तभी उसकी नजर एक लाल रंग की डायरी पर पड़ी। वो वही डायरी थी जिसमें रिहान अक्सर कुछ लिखा करता था। उसने धीरे से डायरी खोली और पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा था, आज जब तुमने कहा कि तुम मेरे पीछे नहीं आ सकती, तो मुझे बहुत दर्द हुआ अंजलि। पर मैं तुम्हें दोष नहीं देता, मैं तुम्हें सजा नहीं दे रहा, बस एहसास दिला रहा हूं। तुम हमेशा अपने पापा की दौलत और अपनी खूबसूरती पर घमंड करती आई हो। तुम्हारे अंदर दिल की जगह पत्थर है और उस पत्थर को तोड़ने के लिए मुझे तुम्हारा घमंड तोड़ना होगा। जब तुम चल सकती थी तब मुझसे दूर भाग रही थी। अब जब तुम व्हील चेयर पर हो तो भी तुम अपनी सजा भुगत रही हो। लेकिन फर्क इतना है कि अब मैं तुम्हारे पास हूं, तुम्हें संभालने के लिए,
तुम्हें एहसास दिलाने के लिए। अगर मुझे तुम्हारी नफरत चाहिए होती, तो शादी से पहले ही अपनी हालत ठीक कर लेता और तुम्हें छोड़ देता। लेकिन मुझे तुम्हारी मोहब्बत चाहिए, और मोहब्बत सिर्फ एहसास से पैदा होती है। उम्मीद है अब तुम्हें वह एहसास हो गया होगा कि जब कोई किसी को अपाहिज कहता है तो कैसा लगता है। अब हमारे रिश्ते को सच्चे प्यार का नाम मिलेगा। अंजलि की आंखों से आंसू गिरने लगे। उसने डायरी बंद की और समझ गई कि रिहान ने उसे अपनी नफरत से नहीं, बल्कि अपने प्यार से बदलना चाहा था। तभी पीछे से आवाज आई, पढ़ लिया तुमने मेरी डायरी? अंजलि। उसने पलट कर देखा। रिहान दरवाजे पर खड़ा था। वो बस हल्के से मुस्कुराया और बोला, तो अब बताओ, क्या तुम उस पत्थर को पिघलाने के लिए तैयार हो? अंजलि व्हीलचेयर से उठी, धीरे से घुटनों के बल उसके सामने आई और उसके पैरों को चूम लिया। मैं तैयार हूं रिहान, मैं तुम्हें प्यार करती हूं, अब सिर्फ तुम्हारी हूं। रिहान ने झुककर उसे गले लगा लिया। ये उनके रिश्ते का नया आरंभ था। अंजलि ने डायरी फिर खोली। उसकी नजर एक और पेज पर पड़ी, जिस पर उसके जन्मदिन की तारीख लिखी थी। उसने पढ़ना शुरू किया और जैसे उसकी सांसें थम गईं। उसमें लिखा था, आज अंजलि का बर्थडे है, लेकिन उसके पिता उसे भूल चुके हैं। वह अपने दोस्तों के साथ क्लब चली गई थी, नशे में थी, सड़क पर गिर पड़ी थी। अगर मैं उसे बचाता नहीं तो आज वह ट्रक से कुचलकर मर जाती। शायद काश मैं ना बचाता, क्योंकि अब मैं जिंदगी भर चल नहीं पाऊंगा। अंजलि के हाथ से डायरी गिर गई। उसके दिमाग में बिजली सी दौड़ गई। क्या रिहान वही था जिसने उस रात उसे बचाया था? क्या उसकी वजह से ही वह अपाहिज हुआ था? अंजलि फूट फूट कर रोने लगी। रिहान अंदर आया और उसे देखकर घबरा गया। क्या हुआ अंजलि? क्यों रो रही हो? कहीं दर्द तो नहीं हो रहा? कुछ तो बोलो। रिहान घबरा गया। अंजलि अचानक उसके सीने से लग गई। वह बहुत बुरी तरह रो रही थी। तुम मेरी वजह से अपाहिज हुए थे। रिहान, तुमने मुझे कभी बताया क्यों नहीं? तुमने इतना सब कुछ कैसे सह लिया? मैं बहुत बुरी हूं। रिहान, मैं बहुत शर्मिंदा हूं। रिहान ने उसे चुप कराया और बोला, प्लीज चुप हो जाओ, देखो मैं ठीक हूं। अब उसने उसके होठों पर हल्का सा किस किया और मुस्कुराकर बोला, अगर तुम मुझसे प्यार का इजहार कर दो तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। अंजलि रोते रोते मुस्कुरा दी और बोली, आई लव यू रिहान। वो मुस्कुराया और उसे अपने पास खींच लिया। रिहान ने उसकी व्हील चेयर बाहर लॉन में ले गया। बाहर बारिश हो रही थी। दोनों बारिश में भीगने लगे। रिहान ने उसे गोद में उठा लिया। वो मुस्कुरा रही थी। रिहान उसे कमरे में लाया और बिस्तर पर लेटाया। अंजलि डर के मारे बोली, रिहान, तुम मुझे छोड़ तो नहीं दोगे ना? रिहान ने उसके माथे पर हाथ रखा और कहा, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। और हाँ, डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हारे ठीक होने के चांस बढ़ गए हैं। बहुत जल्द तुम अपने पैरों पर खड़ी हो सकोगी। ये सुनकर अंजलि के चेहरे पर मुस्कान लौट आई। उसने आंखें बंद कर लीं और रिहान के सीने से लग गई। उसने उस वक्त खुदा का शुक्र अदा किया कि जिसने उसे इतना सच्चा और मजबूत प्यार दिया था। अंजलि, जो एक अपाहिज की बीवी बनकर पछता रही थी, अब समझ चुकी थी कि असली प्यार क्या होता है। और अब जब दर्द उसके हिस्से आया था, तब रिहान ने बिना शिकायत के उसे संभाल लिया था। शायद यही सच्चा प्यार था जो हर दर्द को अपना लेता है। रिहान ने उसके माथे पर हल्के से चुंबन रखा और मुस्कुराते हुए बोला, अब सब ठीक हो जाएगा अंजलि, तुम बस भरोसा रखो खुद पर और मुझ पर। अंजलि ने उसकी आंखों में देखा और पहली बार सुकून महसूस किया, जैसे सारी परेशानियां उसी एक पल में मिट गई हों। बाहर बारिश थम चुकी थी, लेकिन उनके दिलों में अभी मोहब्बत की बारिश बरस रही थी। अंजलि ने उसकी हथेलियों को थामा और धीमे से कहा, अब मैं कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगी। रिहान बस मुस्कुरा दिया। बिना कुछ कहे उसने उसे गले से लगा लिया और दोनों वहीं एक दूसरे की बाहों में सुकून पा गए। कमरे में सिर्फ खामोशी थी, मगर उस खामोशी में भी एक सुकून भरी मोहब्बत थी, जैसे दोनों की आत्माएं एक हो गई हों। तो दोस्तों, आपकी इस कहानी पर क्या राय है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।